हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो बच्चों आज स्टार्ट करते हैं मैथ्स का जेईई मेन के लिए एक इम्पोर्टेंट चैप्टर सेट्स। तो बच्चों सेट्स में अगर किसी का कुछ भी बाकी रह गया हो बैकलॉग तो आप उसको बिल्कुल कंप्लीट कर सकते हैं। माई सेल्फ भुवनेश गोयल। और अब तक अपन कॉम्प्लेक्स नंबर अपना चल रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट हो चुका है। कॉम्प्लेक्स नंबर के आगे अपन स्टार्ट कर रहे हैं सेट्स। अब देखिए बात करते हैं सेट्स की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेट? सबसे पहले बात करते हैं सेट होता क्या है। तो देखिए अ सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर वेल डिफाइंड, मतलब वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन होता है वो क्या कहलाता है? सेट्स कहलाता है। और वो ऑब्जेक्ट्स कैसे होने चाहिए? एक दूसरे से डिस्टिंक्ट होने चाहिए। जैसे मैं बोलता हूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो देखो नेचुरल नंबर सारे डिफरेंट डिफरेंट होते हैं और वेल डिफाइन है, हम उनको डिफाइन कर सकते हैं, तो ये कहलाएगा सेट्स। जैसे मैंने बोला भाई डिफरेंट डिफरेंट आईआईटीज का सेट, जैसे आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, समझ गए बात? ये तो ये भी क्या है? दैट इज ऑल्सो सेट्स। क्योंकि सेट्स की डेफिनेशन क्या होती है? जो कि वेल डिफाइंड हो, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आगे बात समझ में? जाना नहीं जाना आईआईटी बॉम्बे जाना है तो बस लग जाओ अच्छे से मेहनत करने, जी जान लगा दो अपनी कि भाई अपन को एक अच्छा आईआईटी मिल जाए। अब सेट्स को हम जनरली किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ए से, बी से, सी से, आपकी मर्जी हो, आपके नाम से भी कर सकते हो, ठीक है। तो जनरली किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर से डिनोट किए जाते हैं और उनके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। आगे बात समझ में बच्चों क्लियर है? जैसे मैंने बोला कोई एलिमेंट है ए, अगर वो सेट को बिलोंग करता है तो अपन उसको कैसे लिख देते हैं? ए बिलोंग्स टू ए। और अगर बिलोंग नहीं करता है तो क्या लिखेंगे? ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए। जैसे देखा जाए, जैसे मैंने लिखा ए बराबर, जैसे किसी सेट में एलिमेंट से 3, 2, 3, 5, क्या 2 ए को बिलोंग कर रहा है? क्या कर रहा है? तो हम क्या लिख देंगे? 2 बिलोंग्स टू ए। लेकिन मैं बोलता हूं 1, क्या 1 कर रहा है? क्या तो हम बोलेंगे 1 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। आ गई बात समझ में? मतलब अगर कोई एलिमेंट किसी सेट का है तो हम बोलेंगे वो इसको बिलोंग कर रहा है, और नहीं है मतलब नहीं कर रहा है। क्लियर है बात ये? अब देखो जैसे मैंने बोला 5 प्राइम नेचुरल नंबर्स, तो बताइए क्या बनेगा सेट? फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर्स, तो क्या क्या बन जाएंगे? 2, 3, 5, 7 और 11। क्लियर है बात ये? उसके आगे की बात करता तो 13 भी आ जाता, 17 भी आ जाता। तो पहले 5 प्राइम नंबर्स का कलेक्शन क्या आएगा? यही आएगा। देखो ध्यान रखना, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, ठीक है। और इवन नंबर में सिर्फ अकेला नंबर है जो कि प्राइम होता है, उसके अलावा बाकी सारे के सारे ओड नंबर प्राइम होते हैं। देखो अब आगे बात करते हैं। तो इसी तरह से बात की जाए कि भाई सेट्स के एग्जांपल लिखने हो, तो भाई नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन, तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स क्या आ जाएगा? 1, 2, 3, 4, और इसी को अपन पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोलते हैं। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स जैसे 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, तो ये भी क्या होगा? कलेक्शन ऑफ सेट, मतलब सेट का एक एग्जांपल हो गया। देखो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स है। सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, समझ गए बात ये? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, तो ये सब किसके एग्जांपल है? सेट्स के एग्जांपल है। जानते हो ना रैशनल नंबर होता है जैसे 1/2, 3/2, 5, 7, सब कुछ रैशनल है। इर्रेशनल क्या होता है? जैसे √2, √3, √5, ई भी एक इर्रेशनल नंबर है, पाई भी एक इर्रेशनल नंबर है। ये सब आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब देखो आगे बात करते हैं सेट्स को लिखने के तरीके। देखो सेट्स को लिखने के 2 तरीके हैं। पहला तो होता है रोस्टर मेथड, या फिर उसको अपन बोलते हैं टेबुलर मेथड भी बोलते हैं। देखो इस सब में क्या करते हैं, रोस्टर मेथड या टेबुलर मेथड में, इसमें हम क्या करते हैं? हम जो एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या करते हैं? लिस्ट करते हैं और कॉमा लगा के लिख देते हैं, और उन सबको कर्ली ब्रैकेट में तो लिखना है ही। जैसे मैंने बोला कोई वर्ड है लोयल, तो लोयल को रोस्टर फॉर्म में लिखो, तो कैसे लिखेंगे अपन? भाई एल लिख दिया, फिर कॉमा लगाया, ओ लिख दिया, फिर वाई लिख दिया, फिर ए लिख दिया। एल आ चुका है तो दोबारा नहीं लिखना है। तो सेट्स में किसी चीज को 10 बार लिखोगे तब भी वो एक ही बार गिना जाएगा। जैसे मैं बोलूं कोई शब्द है स्कूल, जाते हो ना स्कूल, गए हो, तो इसमें क्या बनेगा? देखो एस आएगा, सी आएगा, एच आएगा, ओ आएगा,
और एल आएगा। ओ 2 बार आ रहा है तो 2 बार भी लिख दोगे तो भी अपन उसको एक ही बार काउंट करेंगे। क्लियर है बात ये? तो कैसे लिखते हैं रोस्टर मेथड में? कॉमा लगा के लिस्ट करते हैं एलिमेंट्स को और करली ब्रैकेट में लिखते हैं। जैसे बोला गया सेट ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो वोवल्स क्या क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू। क्लियर है बात सभी को यहां तक? अब अगले मेथड की बात करते हैं, वो होता है सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए सेट बिल्डर फॉर्म या फिर प्रॉपर्टी मेथड। देखो जैसा नाम वैसा काम। देखो प्रॉपर्टी मेथड मतलब किसी न किसी प्रॉपर्टी, जैसे मैंने बोल दिया नेचुरल नंबर्स, या फिर कोई बोल दिया कोई इवन नंबर है तो 2n से डिनोट कर लेते हैं, ऑड नंबर है तो 2n+1 से, कोई किसी का स्क्वायर है, मतलब कुछ न कुछ प्रॉपर्टी। तो देखो कैसे लिखते हैं, मतलब इस केस में हम क्या करते हैं, हम एक प्रॉपर्टी लिखते हैं या एक रूल लिखते हैं, नियम, जो कि हमको क्या देता है, सारे एलिमेंट्स के बारे में बता दे। या फिर अपन इसको ऐसे लिखते हैं, a बराबर x, और यहाँ क्या लिखते हैं, px। px मतलब प्रॉपर्टी ऑफ x। व्हाट इज द px? px इज द प्रॉपर्टी बाय विच x किसको बिलोंग करेगा, सेट a को बिलोंग करेगा। क्लियर है बात ये? और इसको जो लिखते हैं दैट इज द कॉलन। कॉलन का मतलब क्या होगा, स्टैंड फॉर सच दैट, मतलब x कैसा है जैसा ये बताएगा। जैसे देखो जैसे इसने लिखा 2 4 6, अब मुझे पता है 2 4 6 मतलब इवन नंबर से, मतलब 2 का मल्टीपल है, तो हम इसको लिख सकते हैं x वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और क्या लिख दिया, एक प्रॉपर्टी लिख दी x बराबर 2n। अब देखो हो गया, मतलब x कैसा है, x इस प्रकार का है कि x बराबर क्या बन गया, 2n बन गया। अब देखो n को 1 रखो तो 2 आ गया, 2 रखो तो 4 आ गया, 3 रखो तो 6 आ गया। आगे बात समझ में? जैसे मैंने लिखा 0 1 4 9, तो अब x कैसा बन गया, तो हम बोल सकते हैं x बराबर क्या है, n स्क्वायर है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो p बराबर x, जहां पे कि क्या है, x बराबर n स्क्वायर है, और n क्या है, n है होल नंबर। होल नंबर समझते हो ना, मतलब w में क्या क्या आते हैं बताओ, 0 1 2 3। क्लियर है बात ये? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो 0 रखो 0 आ गया, 1 रखो 1 स्क्वायर आ गया, 2 रखो 2 स्क्वायर आ गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो बन गई ना प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी बन गई। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई b बराबर x स्क्वायर, जहां पे कि x क्या है, इंटीजर है। अब देखो रखो इंटीजर, आपने क्या रखा, आपने 1 रखा तो क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, -1 रखोगे तब भी 1 ही मिलेगा। क्लियर है बात ये? 0 रखा तो 0 का स्क्वायर 0, मतलब जब भी कुछ ना कुछ स्क्वायर रखोगे तो किसी का स्क्वायर क्या देगा, 0 1 4 9। अब जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा कि भाई x+1 है, क्लियर है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और हमको एक प्रॉपर्टी दे दी 4x+7 < 25। देखो ये है प्रॉपर्टी। अब ये उल्टा हो रहा है, देखो यहाँ पर अपन को रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ था और हमने किस में कन्वर्ट किया है, प्रॉपर्टी मेथड में कन्वर्ट किया है। अब ये देखो, अब ये प्रॉपर्टी मेथड में दिया हुआ है या सेट बिल्डर में, अब अपन इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। ध्यान रखना, यहाँ जो लिखा होता है वो उसका सेट होता है। क्लियर है बात ये? भाई ये क्या है, x+1 है, जहां पर कि x क्या है, ये जो है, तो देखो यहां से क्या आएगा, 4x आया < 18, तो x क्या आ गया, < 18/4 मतलब 9/2 मतलब 4.5। बताओ नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 4.5 से छोटे छोटे, तो x आएगा 1 2 3 4, लेकिन हमको आंसर तो किसका देना है, x+1 का, मतलब x का लिख दिया। अगर आपने इसका आंसर 1 2 3 4 लिख दिया तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ x+1 लिखा हुआ है, मतलब ये क्या बोल रहा है, देखो x कैसा है, मतलब यहाँ पे a में क्या आएगा, x+1 आएगा, जहां पर कि x क्या है, नेचुरल नंबर है। तो देखो x अगर 1 2 3 4 है तो x+1 क्या बनेगा, 2 3 4 एंड 5। तो a में क्या आ जाएगा, 2 3 4 एंड 5। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। जैसे यहाँ 2x लिखा होता, जहां पे कि 2x किस प्रकार का है, देखो यहाँ पे x क्या है, नेचुरल नंबर है, तो क्या आता 2x में, 1 की जगह पे यहाँ पे आ जाता 1 × 2, 2 × 2, 3 × 2 एंड 4 × 2, मतलब आंसर क्या आ जाता 2 4 6 8। समझ गए बात ये? अब आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट की। तो पहला सेट से हमारे पास नल सेट। नल सेट का मतलब ये नहीं कि वो सेट जिसमें से पानी आता हो, ठीक है ना, वो नहीं है। मतलब नल सेट या फिर एम्प्टी सेट या वॉइड सेट, इसका मतलब है कि ऐसा सेट जिसमें क्या हो, कोई भी एलिमेंट नहीं हो। क्लियर है बात ये? अ सेट हैविंग नो एलिमेंट, उसको बोलते हैं नल सेट या फिर
एम्प्टी सेट। और इसको किससे डिनोट करते हैं, या तो फाई से या फिर करली ब्रैकेट जिसमें कि कुछ भी नहीं हो। अगर आपने करली ब्रैकेट में फाई भी रख दिया तो फिर वहां एक एलिमेंट हो जाएगा। क्लियर है बात ये, मतलब जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो। जैसे इसका कोई एग्जांपल लिखना हो कि भाई 5 से 6 के बीच में कोई नेचुरल नंबर बताओ, तो आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। अगर 5 और 6 पर ओपन है तो आंसर क्या आ गया, 5 आ गया। आ गई बात समझ में। अब आगे बात करते हैं। जैसे मैं बोल दूं नंबर ऑफ स्टूडेंट सेलेक्टेड फॉर आईआईटी विदाउट हार्ड वर्क। अभी मत कहना सर तुक्के लगा कि हम तो पहुंच जाएंगे आईआईटी में। नहीं पहुंचोगे बेटा, मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है, तब आईआईटी में अच्छी रैंक आती है। क्लियर है बात ये। और अब बात करते हैं नॉन एम्प्टी सेट। तो जब एम्प्टी सेट मतलब जिसमें कुछ भी नहीं हो, तो नॉन एम्प्टी सेट मतलब जिसमें कुछ ना कुछ हो। समझ गए, कम से कम एक एलिमेंट होगा, वो क्या कहलाएगा, नॉन एम्प्टी सेट कहलाएगा या नॉन वॉइड सेट कहलाएगा। अब देखो बेटा आगे, सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट मतलब जिसमें कि अकेला एक ही एलिमेंट हो, मतलब जिसमें एक ही एलिमेंट हो कहलाता है सिंगलटन सेट। ठीक है। अगर मैं बात करूं ऐसा मंथ जिसमें कि 28 डेज आते हो या 29 डेज आते हो, तो अकेला ही मंथ है फरवरी। क्लियर है बात ये। इवन प्राइम नंबर, तो अकेला ये 2। समझ गए बात ये। अब बात करते हैं फाइनाइट सेट की। सिंगलटन सेट भी एक फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट मतलब ऐसा सेट जिसमें कि फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो। फाइनाइट मतलब जिसको कि मैं काउंट कर सकता हूं। क्लियर है बात ये। जैसे मैंने बोला ए बराबर एबीसी, तो देखो 3 एलिमेंट है इसमें, तो मतलब ये फाइनाइट सेट है। तो इनफाइनाइट सेट मतलब जिसमें कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। क्लियर है बात ये। तो ये सब क्या है, इनफाइनाइट सेट है। क्लियर है बात सभी को। आगे बात करते हैं ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट। देखिए ऑर्डर का मतलब ये होता है कि किसी भी सेट में डिफरेंट एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। अगर एक सेट में अपन एक ही एलिमेंट को 50 बार लिखेंगे तब भी वो एक ही बार गिना जाएगा। तो ऑर्डर का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट। और ऑर्डर बोलो या फिर कार्डिनल नंबर बोलो, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। और इसी को हम कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं और इसको डिनोट करते हैं Na से, या फिर ऑर्डर तो OA से। OA से मतलब ऑर्डर ऑफ ए या कार्डिनल नंबर। क्लियर है बात ये। जैसे A बराबर ABCD है, तो Na मतलब कितने एलिमेंट हुए, 4 हुए। जैसे मैं A लिख दूं AABBBC, तो बताओ कितने एलिमेंट है, ये मत बोल देना 6। A को 5 बार भी लिख दोगे तब भी वो एक ही बार कहलाएगा। तो एक्चुअल में है क्या ये, A, B और C 3 ही एलिमेंट है। समझ गए बात ये। B को 50 बार भी लिख दोगे तो भी हम क्या बोलेंगे, भाई वही लिखा हुआ है। क्लियर है बात ये। तो यहाँ पे बताओ कितना ऑर्डर है, दैट विल बी इक्वल टू 3। आ गए बच्चों बात समझ में। इक्वल सेट, देखो 2 सेट्स इक्वल कब होंगे, मतलब दिखने में बिल्कुल एक जैसे हो, मतलब A में जो है ना वही B में होना चाहिए। अगर A में 1 2 बैठा हुआ है तो B में भी क्या होना चाहिए, 1 2 ही होना चाहिए। मतलब क्या बोलते हैं, every element of set A is member of element of set A is also a member of the set B। मतलब A में जो है वो as it is B में होना चाहिए। जैसे A में अगर 1 2 6 7 है और B में 6 1 2 7 है, देखो दोनों में एकदम सेम है, आगे पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये दोनों कहलाते हैं इक्वल सेट। अब अगर 2 सेट इक्वल है तो उसको लिखते हैं A बराबर B, और इक्वल नहीं है तो A is not equal to B। जैसे मैंने लिखा A बराबर 1 2 3 और B बराबर लिख दिया 2 3 4, तो हम बोलते हैं A is not equal to B। समझ गए, क्योंकि एलिमेंट्स का डिफरेंस है। अब देखो आगे इक्विवेलेंट सेट। देखो इक्विवेलेंट सेट से कोई इससे मतलब नहीं है कि उसमें क्या लिखा हुआ है। इक्विवेलेंट सेट क्या बोलता है कि बस कार्डिनल नंबर सेम हो जाए, मतलब जितने एलिमेंट पहले सेट में बैठे हुए हैं उतने ही एलिमेंट अगर दूसरे सेट में बैठे हुए हैं। एलिमेंट बैठने का मतलब डिफरेंट एलिमेंट, तो हम बोलते हैं ये 2 सेट कहलाएंगे इक्विवेलेंट सेट। मतलब अगर Na बराबर N भी हो जाए
तो वो बन जाएगा इक्विवेलेंट सेट। इसलिए बोला जाता है कि इक्वल सेट तो इक्विवेलेंट होते हैं लेकिन इक्विवेलेंट सेट इक्वल नहीं होते हैं। इक्वल सेट इक्विवेलेंट बोला जाता है लेकिन इक्विवेलेंट सेट को, समझ गए, जो जितने भी इक्वल सेट है आप उसको इक्विवेलेंट बोल सकते हो लेकिन इक्विवेलेंट वालों को इक्वल नहीं बोल सकते। जैसे देखो यहाँ पे a बराबर 1 3 5 7 9 है, इसमें भी 5 एलिमेंट और इसमें भी 5 एलिमेंट है, तो यहाँ na बराबर n भी है, तो ये इक्विवेलेंट सेट तो कहलाएंगे लेकिन इक्वल सेट नहीं बोल सकते। आ गई बात समझ में? इसलिए बोला जाता है इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट बट इक्विवेलेंट सेट मे नॉट ऑलवेज बी इक्वल, हो भी सकते हैं। समझ गई बात? ये अभी सपोज यहाँ भी 1 3 5 7 9 लिखा होता तो इक्वल भी होते और इक्विवेलेंट भी होते। आगे देखो सबसेट्स। देखो सबसेट्स क्या बोलता है, अगर ए और बी कोई दो सेट हैं तो ए में जो एलिमेंट है वो बी के भी एलिमेंट हो तो हम क्या बोलते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी। और कैसे लिखते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी। जैसे देखो ए में 1 2 3 4 है और बी में 1 2 3 4 5 6 7 है, तो क्या 1 2 3 4 इसमें आ रहे हैं? बिल्कुल बेटा आ रहे हैं। इसका मतलब ए बी का सबसेट होगा। अगर इसमें भी गायब कर दूं तो फिर ये इसका सबसेट नहीं होगा। जैसे ए में 1 2 है और बी में लिख दिया 2 3 4, तो हम क्या बोलेंगे, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। क्यों? क्योंकि जो ये इसमें है वो इसमें है क्या? नहीं है। अब बात करते हैं प्रॉपर सबसेट की। तो देखो प्रॉपर सबसेट में क्या होता है, जो ए में एलिमेंट है, समझ गए बात, ये वो क्या होना चाहिए, जो ए में जितने एलिमेंट है ना अगर उतने बी में हो गए तो फिर ये प्रॉपर सबसेट नहीं बनेगा। मतलब सेम एलिमेंट तो क्या होना चाहिए, ए बी का सबसेट तो होना चाहिए, क्योंकि सबसेट तो तब भी होगा जब ए में कम है और बी में ज्यादा है। क्लियर है बात ये? और वो चीज उसमें होनी भी चाहिए। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, ए बी का तो सबसेट होना चाहिए लेकिन ए बी के इक्वल नहीं होना चाहिए। तब क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। जैसे देखो ए अगर 1 2 है और बी है 1 2 3, तो हम क्या बोलेंगे, ए इज सबसेट, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। क्लियर है बात ये? ए बी का सबसेट भी है और प्रॉपर सबसेट भी है। लेकिन अगर ए में भी 1 2 3 है और बी में भी 1 2 3 है तो हम बोलेंगे ए बी का सबसेट है लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं है। तो प्रॉपर सबसेट के लिए क्या होना चाहिए, ए और बी इक्वल नहीं होने चाहिए और ए बी का सबसेट होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं। तो देखो क्या होता है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मतलब एवरी सेट खुद का सबसेट होता है, क्योंकि अगर ए में 1 2 3 है और बी में भी 1 2 3 है तो देखो 1 2 3 का सबसेट है, बिल्कुल है। इसलिए अपन बोलते हैं एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। और एम्प्टी सेट जो फाई होता है वो क्या होता है, एवरी सेट का सबसेट होता है। जैसे देखो अगर a बराबर 1 2 है, अगर मैं इसके सबसेट्स बनाता हूं तो देखो इसके सबसेट्स क्या क्या बनेंगे, एक तो 5 बनेगा, एक 1 बनेगा, एक 2 बनेगा और एक 1 2 भी बनेगा। तो कितने सबसेट्स बने, देखो 2 की पावर 2, 4 सबसेट्स बने। तो क्या पता चला यहां से, अगर किसी में 2 एलिमेंट होते हैं तो उसके कितने सबसेट्स होते हैं, 2 की पावर 2 मतलब 4। अगर किसी में 3 एलिमेंट होते हैं तो उसके सबसेट्स कितने होते हैं, 2 की पावर 3। तो अगर किसी में n एलिमेंट्स है तो उसके सबसेट्स कितने होंगे, 2 की पावर n होंगे। आगे बात समझ में? अब देखो आगे, ऑब्वियस बात है नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट होता है, होल नंबर इंटीजर्स का होता है, इंटीजर्स रैशनल नंबर्स का होता है, रैशनल नंबर रियल नंबर का होता है और रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है। अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है तो ऐसा सिर्फ कब हो सकता है, जब दोनों सेट ही इक्वल हो जाए, अदरवाइज नहीं हो सकता। जैसे ए में 1 2 और बी में 1 2, तो ए बी का भी सबसेट है और बी ए का भी सबसेट है। और फाई जो होता है, देखो फाई सभी सेट्स का सबसेट है। फाई क्या है, सभी सेट्स का सबसेट है। लेकिन क्या है, एम्प्टी सेट फाई इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट एक्सेप्ट इटसेल्फ। क्योंकि देखो प्रॉपर सबसेट के लिए बात करूं यहाँ पे, देखो जैसे मैं ये तो इसके हो गए सबसेट, अगर मैं इसके प्रॉपर सबसेट के लिए बात करूं तो सिर्फ 1 2 नहीं आएगा, तो इसके प्रॉपर सबसेट क्या क्या आएंगे, 5 1 और 2, मतलब कितने आएंगे प्रॉपर सबसेट। तो अगर मुझे इसके प्रॉपर सबसेट लिखने हैं तो आंसर क्या आ जाएगा,
2 की पावर 2 माइनस 1, खुद को हटा देंगे तो 3 आया। तो अगर किसी में n एलिमेंट्स हैं तो प्रॉपर सबसेट्स कितने होते हैं? 2 की पावर n माइनस 1 होते हैं। तो प्रॉपर सबसेट में भी 5 आया, तो हम क्या बोलते हैं? 5 जो है ना सभी का सबसेट है। 5 है ना सभी का प्रॉपर सबसेट है, लेकिन सिर्फ खुद का नहीं है। मतलब अगर किसी में सपोज करो कोई सेट ये लिखा हुआ है या फिर ये लिखा हुआ है, तो इसका प्रॉपर सबसेट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। समझ के बात ये, इसलिए बोला जाता है जो 5 होता है वो क्या होता है? वो खुद को छोड़ के सबका प्रॉपर सबसेट होता है। क्योंकि अगर इसका सबसेट बनाओगे तो क्या बनेगा? एकमात्र 5 बनेगा। क्योंकि अगर इसमें कुछ नहीं है तो इसका सबसेट ओनली क्या बनेगा? 5 बनेगा। लेकिन प्रॉपर सबसेट के लिए क्या होना चाहिए भाई? 2 सेट इक्वल नहीं हो सकते। समझ गए? A इज सबसेट ऑफ B बट A इज नॉट इक्वल टू B। आगे बात समझ में? जैसे यहाँ पर A12 है तो इसका प्रॉपर सबसेट में 1 2 नहीं आएगा, सिर्फ 5 आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा। इसलिए 5 क्या होता है? खुद को छोड़ के बाकी सबका प्रॉपर सबसेट होता है। और सबसेट तो 5 सभी का होता है। क्लियर है बात ये? इसलिए लिखा होता है एम्प्टी सेट 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब बात करते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब जिसमें क्या हो? सब कुछ आ जाए। जैसे डेफिनेशन क्या है? अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स which occur in the discussion is called a universal set। इसको किससे डिनोट करते हैं? U से डिनोट करते हैं। क्लियर है बात ये? तो यूनिवर्सल सेट में क्या आएगा? जितने भी सेट है सबको कंटेन करेगा। अब आगे देखते हैं। देखो जैसे बोला गया A में 1 2 3 है, B में 2 4 5 6 है और C में 1 3 5 7 है। तो यूनिवर्सल मतलब क्या आ जाएगा? सब कुछ कंटेन कर लेगा। देखो 1 2 3 भी आ जाएगा, 4 5 6 भी आ जाएगा और 7 भी आ जाएगा। मतलब क्या किया? इसके सारे ले लिए, इसके सारे ले लिए, इसके सारे ले लिए। तो यूनिवर्सल में क्या आ गया? सब कुछ आ गया। अब बात करते हैं पावर सेट की। तो देखो पावर सेट क्या होता है? अगर कोई सेट है A, ठीक है, तो पावर सेट क्या होता है? तो देखो अगर कोई सेट A है तो उसके सबसेट्स क्या बनेंगे? हम बना लेंगे सबसेट्स। तो सबसेट्स का भी सेट, तो किसी का भी सेट बनाने के लिए क्या करते हैं अपन? उसको कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। तो व्हाट इज द पावर सेट? Power set is the set of all subsets of the set A। मतलब क्या किया है हमने? कोई सेट A लिखा और उसका क्या बनाया? उसके सबसेट्स बनाए, बना लिए और बना के उन सबको एक कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दिया। तो कर्ली ब्रैकेट में बंद करना मतलब अपन ने उनका भी एक सेट बना दिया अलग से। सेट नहीं बनाना है, सेट बनाना है, ठीक है ना? मतलब एक समुच्चय बनाना है। मतलब एक कर्ली ब्रैकेट में सभी सबसेट्स को बंद करना मतलब एक नया सेट बन गया जिसके की एलिमेंट क्या है? वो सारे के सारे सबसेट हैं। आगे बेटा बात समझ में? और इसको डिनोट करते हैं PA से। जैसे देखो A बराबर 1 2 है तो इसके सबसेट्स क्या क्या बनते? एक तो 5 बनता, एक 1 बनता, एक 2 बनता और एक 1 2 बनता। तो इन सबको कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दिया तो यही बन गया P of A। अब देखो यहां से एक चीज बात उठती है भाई, P of A में कितने एलिमेंट होते हैं? इसके आगे n लिखने का मतलब है एलिमेंट। तो किसी के पावर सेट में कितने एलिमेंट होते हैं? जितने की उसके सबसेट्स होते हैं। अब बोला जाए तो पावर सेट के कितने सबसेट होते हैं? तो हम बोलते हैं ये तो हो गए इसके क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब मैं बोलूं नंबर ऑफ सबसेट्स इन पावर सेट। तो पावर सेट में कितने सबसेट होते हैं? तो हम बोल सकते हैं उसको 2 की पावर n। देखो ये तो क्या होगा? 2 की पावर n के इक्वल हो गया। जैसे इस क्वेश्चन में आंसर लिखते तो क्या आता? 2 की पावर 2 मतलब 2 की पावर 4। तो देखो पावर सेट में कितने एलिमेंट होते हैं? जितने की सेट A के सबसेट है। अब एक नया सेट मिल गया तो इसके सबसेट्स मतलब इसमें जितने एलिमेंट है उसको 2 की पावर में लिख दो। आगे बात समझ में? अब जैसे देखो हमारे पास कोई सेट है क्या? A बराबर 5 है। अब मुझे इसके क्या लिखने हैं? पावर सेट लिखना है, PA लिखना है। तो क्या आएगा? अगर A बराबर 5 है तो P of A क्या बनेगा? भाई 5 मतलब कुछ नहीं है तो इसका सबसेट एक ही बनेगा 5। बस उसको कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दो। मतलब इसमें कितने एलिमेंट आए? अगर मुझे लिखना है n of P of A तो क्या आएगा? एक ही एलिमेंट है। क्लियर है बात ये? अगर मुझे इसका एक बार और पावर सेट बनाना है तो ये क्या बनेगा? अगर मुझे इसका एक बार और पावर सेट लिखना है तो देखो अब इसको ऐसे समझो ये कोई एक एलिमेंट है। इसको क्या समझो? ये सपोज करो x लिखा हुआ है
तो अगर इसमें x लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है ऐसा मान लो, अगर ये 1 लिखा हुआ है तो 1 के सबसेट क्या क्या बनते हैं, एक तो 5 बनता और एक 1 ब्रैकेट में आता। तो देखो एक तो 5 बनता और एक ये 1 समझ लो इसको, तो ये ब्रैकेट में आता, बस इस पे भी क्या लगा दो, कर्ली ब्रैकेट लगा दो। आई बात समझ में। तो अगर आपको पावर सेट का फिर पावर सेट लेना है, देखो यहां पर क्या है, a बराबर 5 था, मतलब इसमें कुछ भी नहीं था, इसका पावर सेट बनाया तो मतलब क्या है, एम्प्टी सेट का सबसेट क्या होता है, ओनली 5 होता है, उसको कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दिया तो क्या मिल गया मुझे, P ऑफ A मिल गया। अब क्या किया, अगर मुझे इसका एक बार पावर ऑफ सेट बनाना है, मतलब मैं इस वाले को सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, अगर मुझे इसका एक बार और क्या लेना है, पावर सेट बनाना है, तो ऐसे समझो इसमें कोई एक एलिमेंट बैठा हुआ है 1, अगर सपोज 1 होता तो 1 के आप सबसेट्स क्या क्या लिखते, एक तो 5 लिखते और एक 1 को कर्ली ब्रैकेट में लिखते, तो क्या आएगा, एक तो 5 और इसी को कर्ली ब्रैकेट में लिखना, समझ गए बात ये, और इसको फिर क्या करना, कर्ली ब्रैकेट में पैक कर देना, तो ये क्या बन जाएगा, दैट इज द पावर सेट ऑफ दैट एलिमेंट। क्लियर है बात ये, तो पावर सेट का भी पावर सेट ये बन गया हमारे पास। क्लियर है बात सभी को। अब बात करते हैं, और किसी का भी पावर सेट हमेशा क्या होता है, नॉन एम्प्टी होता है। देखो इस सेट में तो कोई एलिमेंट नहीं था, तब भी उसका पावर सेट क्या आया, कम से कम एक एलिमेंट आया, इसलिए बोला जाता है किसी भी सेट का पावर सेट क्या होता है, हमेशा नॉन एम्प्टी होता है, मतलब उसमें कोई न कोई एलिमेंट हमेशा आएगा पावर सेट में। क्लियर है बात ये। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स की। पहला बात करते हैं कम्यूटेटिव लॉ। देखिए कम्यूटेटिव लॉ क्या है, ये अपन मैथमेटिकल रीजनिंग में चलाता ना, कुछ इस तरह के चलेगा। देखो ए यूनियन बी लिखो या बी यूनियन लिखो, एक ही बात है। ए इंटरसेक्शन बी लिखा जाए या बी इंटरसेक्शन ए लिखा जाए तो भी एक ही बात है। एसोसिएटिव लॉ क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी है, तो आप चाहे ये जो ब्रैकेट है अगर दोनों जगह सेम साइन है तो आप ब्रैकेट चेंज कर सकते हो। ऐसे देखो अगर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है तो आप इसको लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी पर ब्रैकेट लगा सकते हो, बट ये ब्रैकेट तभी लगा सकते हो जब यहाँ दोनों साइन सेम हो, तब आप ब्रैकेट का इंटरचेंज कर सकते हो। अब है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, ए का यूनियन, देखो कैसे लिखेंगे, ए का यूनियन बी के साथ, फिर इंटरसेक्शन का साइन बीच में आएगा, फिर ए का यूनियन सी के साथ। फिर आगे देखो अगर मुझे लिखना ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी तो क्या आएगा, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ यूनियन ए का इंटरसेक्शन सी के साथ। तो बच्चों बातें समझ में आ रही है क्या चल रहा है। अब बात करते हैं डी मॉर्गन लॉ। देखो डी मॉर्गन लॉ क्या है, ए यूनियन बी का डैश तो क्या आएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये अपन ने मैथमेटिकल रीजनिंग में ही पढ़ा था, ये आगे आपके प्रोबेबिलिटीज वगैरह में भी काम आएगा। ठीक है बच्चों, आ रही बातें समझ में। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी का डैश, डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट हो गया, तो क्या आएगा, ए डैश यूनियन बी डैश। आप डैश भी लिख सकते हो और बार भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो, ए बार इंटरसेक्शन बी बार। ए डैश लिखो या ए बार लिखो, ए बार मतलब ए का नहीं होना। क्लियर है बात ये। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी का बार मतलब ए बार यूनियन बी बार। अब देखो यहां क्या आया, ए इंटरसेक्शन 5, ए मतलब तुम्हारे पास कुछ है, 5 मतलब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तो कुछ नहीं और कुछ है उसका इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। भाई ए मतलब तुम्हारे पास कुछ है, 5 मतलब कुछ भी नहीं है, तो उसका यूनियन लोगे तो क्या होगा, हाँ भाई हमारे पास कुछ है। समझ के बात है, मतलब क्या आएगा, ए आएगा। और ए इंटरसेक्शन यू, भाई छोटा है और ये बड़ा है, तो क्योंकि ए तो यू में ही आता है, तो भाई दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो छोटा आएगा। और ए यूनियन यू, यू मतलब यूनिवर्सल, भाई बड़े का यूनियन छोटे के साथ लोगे तो बड़ा ही आएगा ना, क्योंकि यूनिवर्सल क्या होता है, उसी में सब कुछ आता है। आ गई बात समझ में। और ए इंटरसेक्शन बी, जैसे देखो आगे बढ़ेंगे अपन, ये ए है और ये बी है, तो देखो ये कहलाता है ए इंटरसेक्शन बी। क्या कहलाता है, ए इंटरसेक्शन बी, ये तो यूनिवर्सल है। ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए का सबसेट है नहीं है, बिल्कुल है, और ए इंटरसेक्शन बी बी का सबसेट भी होता है। और व्हाट इज द ए यूनियन बी, ये पूरा कहलाता है ए यूनियन बी। ठीक है, बताओ सेट ए क्या ए यूनियन बी का सबसेट है, बिल्कुल है। क्या सेट बी ए यूनियन बी का सबसेट है, बिल्कुल है।
क्लियर है बात ये? अगर ए बी का सबसेट हो, क्लियर है बात ये? अगर ये ए पूरा का पूरा बी में चला जाए, ये ए बन जाए और ये बी बन जाए, अगर देखो ए बी का सबसेट है तो बताओ ए इंटरसेक्शन बी करोगे तो ए आएगा नहीं आएगा? आएगा। और अगर ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी करोगे तो क्या आएगा? बी आएगा। बातें समझ में आ रही है? और ए डैश का डैश देखो क्या है, ए बार का बार, तो वापस क्या आ गया? ए आ गया। ऐसे समझो, ये ए था तो ए बार मतलब बाहर का हिस्सा, फिर उसका एक बार और कॉम्प्लीमेंट लिया तो वापस से अंदर का हिस्सा आ गया। अब देखो ए अगर बी का सबसेट है तो हम क्या बोलेंगे? जो बी डैश होगा, देखो ऐसे समझो, ये ए है और ये बी है। अगर ए बी का सबसेट है तो देखो अपन इसको ऐसे बनाते हैं, ये हमारे पास बी है और ये हमारे पास ए है। तो देखो अगर ए बी का सबसेट है तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बी डैश? बी डैश मतलब आ गया ये पूरा हिस्सा, ये वाला। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए डैश? ए डैश आ गया ये हिस्सा और ये हिस्सा। अब बताओ, अब ये हिस्सा तो ज्यादा हुआ क्रॉस वाला, देखो क्रॉस वाले में बाहर का हिस्सा भी आ गया और अंदर का हिस्सा भी आ गया। डैश वाले में सिर्फ बाहर का हिस्सा आया, तो मैं बोल सकता हूं जो बाहर का हिस्सा होगा वो इन दोनों का सबसेट होगा या नहीं होगा? तो हम क्या बोल सकते हैं? बी डैश इज द सबसेट ऑफ ए डैश। आगे बात समझ में? अब देखो, अब a माइनस बी, इन सब के बारे में बात करते हैं। देखो अगर हम यहाँ पे बात करें a माइनस बी, तो देखो a माइनस बी क्या बनता है? अगर ये जो है, अगर ये जो हमारा है, देखो अगर ये सेट A है और ये सेट B है तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ A माइनस बी? A माइनस बी का मतलब होता है सेट A लेकिन B नहीं। A माइनस बी का मतलब होता है A लेकिन B नहीं। तो देखो A का वो हिस्सा जिसमें B नहीं है, तो कौन सा हिस्सा आएगा? ये हिस्सा आएगा। अगर मैं बोलूं B माइनस A, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ B माइनस A? B माइनस ए का मतलब होता है B लेकिन A नहीं, तो कौन सा हिस्सा आएगा? ये हिस्सा आएगा। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं A इंटरसेक्शन B डैश, मतलब A लेकिन B नहीं। ऐसे देखो, व्हाट इज द B माइनस A? B लेकिन A नहीं, तो क्या लिखेंगे? B इंटरसेक्शन A डैश। अब देखो अगर A माइनस बी A के इक्वल हो जाए, अगर A माइनस बी A के इक्वल हो जाए तो देखो इसका मतलब क्या हो गया? A इंटरसेक्शन B फाई हो गया। ऐसा क्यों? देखो ये A है और ये B है, तो बताओ A माइनस बी क्या आएगा? ओनली A आएगा। तो A इंटरसेक्शन B क्या आया? कुछ नहीं आया, मतलब फाई आया। समझ गए बात ये? अब A माइनस बी का यूनियन B के साथ लोगे, देखो ये है A माइनस बी और ये है B, इन दोनों का यूनियन लोगे तो क्या मिलेगा? A यूनियन B मिलेगा। देखो ये है A माइनस बी, इसका यूनियन लोगे B के साथ तो क्या मिल जाएगा? पूरा A यूनियन B मिल जाएगा। ऐसे ही A माइनस बी है, इसका इंटरसेक्शन लोगे B के साथ तो क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। तो क्या हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू 5। क्लियर है बात सभी को? अब देखो ये रिजल्ट्स आपको याद रखने अच्छे से, और समझ लेते हैं वेन डायग्राम से अच्छे से। देखो सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब देखो सपोज करो हमारे पास 3 सेट से A, B और C, और U क्या है? कोई यूनिवर्सल सेट है। क्लियर है बात ये? अब क्या बोला हुआ है? देखो जैसे मुझे निकालना है n ऑफ A यूनियन B। अगर सपोज करो A और B डिसजॉइंट सेट्स है, डिसजॉइंट्स का मतलब होता है A इंटरसेक्शन B फाई है, तो बताइए n ऑफ A यूनियन B क्या बनेगा? तो हम बोल सकते हैं Na प्लस n ऑफ B, क्योंकि A इंटरसेक्शन B तो है ही नहीं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि भाई ये इस तरह से है, ये A है और ये B है, अब देखो कैसे बनाएंगे? तो ये होगा पूरा A यूनियन B, तो देखो क्या बनेगा? n ऑफ A यूनियन B। तो A यूनियन B में देखो क्या आएगा? ये पूरा हिस्सा आएगा। तो देखो क्या आया? ये A पूरा आ गया। देखो ये गोला नजर आ रहा है, पूरा आ रहा है बेटा समझ में? तो देखो क्या आ जाएगा? n ऑफ A पूरा आ जाएगा।
एन ऑफ बी भी पूरा आ जाएगा। अब हुआ क्या इसमें देखो भाई, ये हिस्सा था ए इंटरसेक्शन बी, क्या था ये हिस्सा, ए इंटरसेक्शन बी था। ये भाई ए में भी आ गया और ये बी में भी आ गया। कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया। आना कितनी बार चाहिए था, एक ही बार आना चाहिए था। तो क्या करेंगे, एक बार माइनस कर देंगे। तो समझ में आया फॉर्मूला कैसे आता है। ये फॉर्मूला बेटा आपको याद रखना है, क्या है, एन ऑफ ए यूनियन बी होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 है, इसका मतलब क्या हो गया, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब ए इंटरसेक्शन बी में कोई भी एलिमेंट नहीं है। आगे बात समझ में। अब बात करते हैं एन ऑफ ए माइनस बी की। तो देखो एन ऑफ ए माइनस बी का मतलब क्या है। सपोज करो ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो ए माइनस बी का मतलब होता है ए लेकिन बी नहीं, क्या बोलते हैं, ए बट नॉट बी। तो देखो क्या आएगा, ये वाला हिस्सा आएगा। अब इसको सोल्व करना है सपोज करो मुझे। तो देखो एन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा भाई, एन ए ले लिया तो एन ए में कौन सा हिस्सा एक्स्ट्रा आ गया, ये वाला हिस्सा एक्स्ट्रा आ गया। इस हिस्से को क्या बोलते हैं, इस हिस्से को बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो बेटा क्या माइनस कर देंगे, ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर देंगे। समझ गए बात ये। अब जैसे आपको बी माइनस से निकालना हो, जैसे मुझे निकालना है भाई ये सेट ए है और ये सेट बी है। हाँ भाई बेटा समझ में आ रहा है, अच्छे से इसको समझते जाना है। तो देखो अब b माइनस ए में क्या होगा, ये हिस्सा आएगा b का वो हिस्सा जिसमें कि a नहीं। समझ गए बात ये। व्हाट इज द b माइनस ए, b लेकिन a नहीं। तो क्या आएगा देखो एन बी लिखेंगे। अब इसमें से देखो क्या चीज एक्स्ट्रा आ गई, ये वाला हिस्सा एक्स्ट्रा आ गया, तो उसको हटाना पड़ेगा बेटा। तो क्या हटाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी। तो व्हाट इज द एन ऑफ बी माइनस ए, एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब बात करते हैं एक नई चीज, ए डेल्टा बी। इसका मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस। ए डेल्टा बी को बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। इसका मतलब क्या होता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, मतलब ये भी लेना है और ये भी लेना है। देखो इसको अगर मैं डायग्राम से देखूं, देखो इसका डायग्राम क्या बनेगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस। देखो फॉर्मूला भी कैसे याद रखेंगे, मतलब ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, a माइनस बी भी चाहिए और b माइनस ए भी चाहिए। तो देखो क्या फॉर्मूला बनेगा, एन ए ले लिया, एन बी ले लिया, तो लिख दिया देखो एन ए प्लस एन बी। अब a इंटरसेक्शन बी a में भी आ गया, सारी बात समझ में, और a इंटरसेक्शन बी b में भी आ गया, मतलब 2 बार आ गया। तो क्या करेंगे, 2 बार माइनस करेंगे, तो क्या मिलेगा, एन ऑफ ए डेल्टा बी या फिर एन ऑफ ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। क्या मिलेगा, एन ए प्लस एन बी माइनस 2 टाइम्स एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। या फिर सीधा भी यहां से समझ सकते हो, इन दोनों को जोड़ दो तो क्या मिला, एन ए प्लस एन बी माइनस 2 टाइम्स एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आगे बेटा बात समझ में, ये कहलाता है सिमेट्रिक डिफरेंस। अब सपोज करो अभी तक अपन ने 2 सेट्स में बात करी थी, अब अगर 3 सेट्स में बात की जाए तो देखो अगर हमारे पास क्या है, अभी तक 2 ही सेट थे, अब बेटा 3 सेट आ गए, एक ए सेट, एक बी सेट, एक सी सेट, ठीक है ना। तो सेटों में बढ़ोतरी हो गई, ठीक है ना। तो देखो अपने पास 3 सेट्स हैं, क्या है, 3 सेट्स हैं ए बी और सी। अब मुझे निकालना ए यूनियन बी यूनियन सी। देखो कैसे निकालेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब हो गया ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये सब कुछ आ गया ए यूनियन बी यूनियन सी में। अब देखो सोल्व कैसे करेंगे, तो मैंने लिख दिया इसका फॉर्मूला। देखो कैसे लिखेंगे इसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लिखने का तरीका समझो। मैंने इसमें लिखा सबसे पहले एन ए, तो एन ए में पूरा गोला आ गया प्लस एन बी। तो देखा जाए तो जब मैंने एन बी लिखा तो ये पूरा गोला आ गया, मतलब ये चीज ज्यादा बार आ गई। फिर मैंने लिखा एन सी लिख दिया, तो अब ये गोला भी आ गया।
तो देखा जाए तो ये चीज 2 बार आ गई, ये चीज भी 2 बार आ गई और ये चीज भी 2 बार आ गई, चाहिए तो एक ही बार। इस हिस्से को बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। क्या बोलते हैं? ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी ए में भी आ गया और बी में भी आ गया। कितनी बार चाहिए? एक ही बार चाहिए। तो क्या करेंगे? एक बार को माइनस करेंगे। अब देखो ऐसे, देखो ये कहलाता है बी इंटरसेक्शन सी। अब बी इंटरसेक्शन सी बी में भी आ गया और सी में भी आ गया। कितनी बार चाहिए? एक बार चाहिए। तो फिर एक ही बार माइनस करना पड़ेगा जब 2 बार ले लिया तो इसमें से। अब ऐसे देखो, ये हिस्सा होता है सी इंटरसेक्शन है। अब सी इंटरसेक्शन ए इसमें भी आ गया और इसमें भी आ गया, मतलब कितनी बार आ गया? 2 बार आ गया। चाहिए कितनी बार? एक बार। तो फिर एक बार माइनस भी करना पड़ेगा। आ गई बात समझ में? अब बात करते हैं इस वाले हिस्से की। अब देखो क्या हुआ इसमें। भाई ये जो हिस्सा था, ये हिस्सा कौन सा वाला हिस्सा? देखो इस वाले हिस्से की बात कर रहा हूं। इसको कहलाता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये हिस्सा क्या कहलाता है? तीनों का इंटरसेक्शन। क्लियर है बात ये? अब ये जो हिस्सा है ये तो ए में भी आ गया, ये बी में भी आ गया और सी में भी आ गया, मतलब 3 बार तो यहां पे आ गया। जब ए इंटरसेक्शन बी किया तब भी आ गया, बी इंटरसेक्शन किया तब भी आ गया, सी इंटरसेक्शन की ए किया तब भी आ गया, मतलब 3 बार आ गया और 3 बार माइनस हो गया। तो जितना लिया था उतना दे दिया तो कुछ नहीं बचा, जबकि हमको एक बार तो चाहिए ये। इसलिए अपन क्या करते हैं? एक बार एडिशन कर देते हैं। तो समझ में आ गया? एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन है, और फिर क्या करेंगे? प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आ गई बात समझ में? अब देखो आगे, अगर मुझे निकालना हो एग्जैक्टली 2, देखो क्या निकालना हो? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट्स। देखो एग्जैक्टली 2 का मतलब है ये हिस्सा, ये हिस्सा और ये हिस्सा। अब इसको डायरेक्टली कैसे लिखेंगे एग्जैक्टली 2 को? तो देखो कैसे लिखते हैं। ये हिस्सा कहलाता है ए इंटरसेक्शन बी। क्या कहलाता है? ए इंटरसेक्शन बी। ये हिस्सा बी इंटरसेक्शन सी और ये हिस्सा सी इंटरसेक्शन है। तो मैंने लिख दिया ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन है, लिख दिया। अब देखो क्या हुआ, इसमें जो है ये वाला जो हिस्सा है वो इसमें भी आ गया, वो इसमें भी आ गया और वो इसमें भी आ गया। क्लियर है बात ये? बट एग्जैक्टली 2 चाहिए तो फिर ये वाला हिस्सा नहीं लेंगे। समझ गए बात ये? क्योंकि वो तो एग्जैक्टली 3 हो जाएगा, मतलब मुझे ये हिस्सा नहीं चाहिए। तो एग्जैक्टली 2 चाहिए मुझे, मतलब सिर्फ मुझे ये चाहिए। क्लियर है बात ये? मतलब क्या हुआ, मुझे ये हिस्सा लेना है, मुझे ये हिस्सा लेना है और ये हिस्सा लेना है, मतलब मुझे ये वाला हिस्सा नहीं लेना है। इस वाले हिस्से को बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो देखो मैंने क्या किया, अगर मुझे एग्जैक्टली 2 चाहिए तो मुझे ये वाला हिस्सा चाहिए, ये वाला हिस्सा चाहिए और ये वाला हिस्सा चाहिए। तो इसको बोलते हैं पूरे को ए इंटरसेक्शन बी, इसको बी इंटरसेक्शन सी और इसको सी इंटरसेक्शन है। ये हिस्सा है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, नहीं तो तीनों का कॉमन आ गया, वो मुझे नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ क्या चाहिए? एग्जैक्टली 2 चाहिए। अगर ये बोलता है एटलीस्ट 2 तो फिर मुझे ये भी चाहिए। अगर ये वो क्या बोले एग्जैक्टली 2 की जगह एटलीस्ट 2, मतलब मुझे 2 या 2 से ज्यादा, मतलब फिर मुझे ये भी चाहिए। अब क्या हुआ, ये हिस्सा तीनों में आ गया, क्या जरूरत है? क्या नहीं है। तो 3 बार इसको माइनस करना पड़ेगा। अगर सपोज करो इसी क्वेश्चन में बोलता एटलीस्ट 2 तो फिर क्या होता, मुझे ये हिस्सा एक बार चाहिए होता तो फिर मैं कितनी बार माइनस करता? फिर मैं 2 बार माइनस करता, 3 बार नहीं करता। कौन से क्वेश्चन में? अगर यहां लिखा होता एटलीस्ट 2। क्लियर है बात ये? अब जैसे बोला जाए एग्जैक्टली 1, अब देखो एग्जैक्टली 1 का मतलब क्या है, यहां समझो। एग्जैक्टली 1 का मतलब है ये ए, ये बी और ये सी, मतलब ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा। ये क्या कहलाता है? एग्जैक्टली 1 कहलाता है। मतलब ये वाला हिस्सा प्लस ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा। जैसे एग्जैक्टली 2 कौन सा कहलाता था? ये और ये कहलाता था एग्जैक्टली 2। तो एग्जैक्टली 1 मतलब भाई सिर्फ अकेला ए या फिर ये और ये।
इसे वैसे बोला जाए एग्जैक्टली वन ऑफ एबीसी की जगह ओनली ए, तो ओनली ए में सिर्फ कौन सा हिस्सा आएगा, सिर्फ ये वाला आएगा। ओनली बी तो सिर्फ ये हिस्सा आएगा, और ओनली सी तो सिर्फ ये हिस्सा आएगा। आगे बात समझ में? अब देखो आगे, अब देखो इसको क्या सोल्व करोगे। मैंने लिखा Na प्लस NB प्लस NC लिख दिया। अब ये जो हिस्सा है ये ए में भी आ गया और बी में भी आ गया, जरूरत है क्या, नहीं है, तो इसको कितनी बार माइनस करेंगे, 2 बार माइनस करेंगे n ऑफ a इंटरसेक्शन b। अब देखो b इंटरसेक्शन c बी में भी आ गया और c में भी आ गया, जरूरत है क्या, नहीं है, तो 2 बार माइनस करेंगे b इंटरसेक्शन c। ऐसे ही c इंटरसेक्शन a में भी आ गया और c में भी आ गया, जरूरत है क्या, नहीं है, अगेन 2 बार माइनस करेंगे। अब देखो क्या हुआ, ये हिस्सा होता है a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, कौन सा वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा। अब जो ये हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा आया कौन सा, ये वाला, ये a में भी आ गया, b में भी आ गया और c में भी आ गया, मतलब 3 बार आ गया, और 2-2 बार सबसे माइनस हो गया, तो 3 बार आया और 6 बार चला गया, तो माइनस का 3 बार पड़ा हुआ है। क्या हमको उसकी जरूरत है क्या, नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, 3 बार इस हिस्से को जोड़ना पड़ेगा। चाहे आप वापस से देख सकते हो, देखो 3 बार ये, 3 बार इनमें पड़ा हुआ है, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और 3 बार ये रहा, तो 6 बार हो गया, और 6 बार माइनस हो गया, मतलब नहीं बचा, तो हमको जरूरत है कि इसकी नहीं है। क्लियर है बात ये। अगर ये बोलता है ओनली ए, तो ओनली ए में कौन सा आएगा, सिर्फ ये वाला हिस्सा आएगा। आगे बात समझ में? जैसे आगे देखो, जैसे बोला गया हो n ऑफ a डैश यूनियन b डैश निकालो, तो देखो किसी का भी डैश कैसे लिखते हैं, जैसे मुझे लिखना हो n ऑफ a डैश, तो क्या लिखूंगा मैं, पूरे में से u में से किसको घटा देंगे, a को घटा देंगे। कैसे, देखो अगर सपोज करो a की सेट है a, तो ये a है तो ये a डैश कहलाएगा, तो a प्लस a डैश क्या बनेगा, u बनेगा पूरा। तुम क्या बोलेंगे, n ऑफ a डैश विल बी nu माइनस na। तो किसी का भी डैश, जैसे देखो a डैश यूनियन b डैश को क्या लिख सकते हैं, डी मॉर्गन से a इंटरसेक्शन b का डैश, तो क्या बनेगा, nu माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। जैसे लिखा हो a डैश इंटरसेक्शन b डैश, तो अपन उसको क्या लिख सकते हैं, a यूनियन b का डैश, तो किसी का डैश मतलब u में से उसको माइनस कर दो। क्लियर है बात ये। आगे देखो, जैसे बोला गया है कोई सर्वे है, उसमें 400 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, बोला गया है 100 तो एप्पल जूस पीते हैं, 150 क्या लेते हैं, ऑरेंज जूस लेते हैं, और 75 दोनों लेते हैं, तो भाई 75 क्या हो जाएगा, ये वाला हिस्सा हो जाएगा। अब अगर ये 75 है, अब ऐसे समझो भाई ये एप्पल वाले हो गए और ये ऑरेंज वाले हो गए। क्लियर है बात ये। तो अगर 75 दोनों लेते हैं तो ये कितना बचा, ये बचा 75, क्योंकि ये ऑरेंज कितना है, ऑरेंज है हमारे पास 150। क्लियर है बात ये। अब बचा एप्पल, अब एप्पल कितना बचेगा, देखो एप्पल था 100, तो 75 तो ये हिस्सा हो गया, तो कितना बचा 25। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी वर टेकिंग नाइदर एप्पल नॉर ऑरेंज। क्लियर है बात ये। इसका मतलब वो पूछ रहा है नाइदर एप्पल नॉर ऑरेंज, ऑरेंज। क्लियर है बात। तो अपन उसको क्या ले सकते हैं, इसने ओ को बी लिख दिया है, एक ही बात है, तो हम उसको ले सकते हैं ए यूनियन ओ का डैश लिख सकते हैं। तो हम इसको क्या ले सकते हैं, एन ऑफ ए यूनियन ओ का डैश। तो टोटल कितना है 400 है, तो अपन क्या लिखेंगे, टोटल मतलब 400 माइनस क्या लिखेंगे, एन ऑफ ए यूनियन ओ। अब बताओ ए यूनियन ओ कितना है, जरूर नहीं फॉर्मूले से करो, इन तीनों को जोड़ दो, कितना आया 75, 75 और 25। देखो एन ऑफ ए यूनियन ओ कितना है, 75 प्लस 75 150, 150 प्लस 25, ये डायरेक्टली भी कर सकते हो, तो कितना आ गया 175। तो कितना आ गया 400 माइनस 175, सो दैट विल बी 225। तो ये इसका शॉर्ट तरीका है सोल्व करने का। क्लियर है बात सभी को। फॉर्मूले से करना है तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो भाई। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी पता है, एन ए पता है, एन भी पता है, तो एन ऑफ ए यूनियन भी निकाल सकते हो, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। समझ गए बेटा। आगे बात करते हैं। देखो ये तो ये फॉर्मूले से भी कर सकते हो आप, जैसे भी करना चाहो।
देखो आगे बात करते हैं, जैसे बोला गया है कोई ग्रुप है जिसमें 1000 लोग हैं, उसमें से क्या हुआ 750 हिंदी बोलते हैं और 400 बंगाली बोलते हैं। अब क्या बोला हुआ है, तो बोला गया है कि हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड बंगाली। तो हाउ मेनी कैन स्पीक हिंदी ओनली एंड हाउ मेनी कैन स्पीक बंगाली ओनली। तो देखो मुझे क्या दिया हुआ है, अगर टोटली 1000 लोग हैं इसका मतलब दोनों का यूनियन 1000 दिया हुआ है यहाँ पे। क्लियर है बात ये। अब 750 हिंदी बोल रहे हैं और 400 बंगाली बोल रहे हैं, तो देखो क्या आएगा, एन ऑफ एच यूनियन बी क्या बन जाएगा, एन ऑफ हिंदी प्लस एन ऑफ बंगाली माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन बी। देखो कितना आ गया है, तो एन ऑफ एच इंटरसेक्शन बी आ गया 750 प्लस 400 माइनस 1000, तो कितना आ जाएगा ये 1150 माइनस 1000, दैट विल बी 150। अब ये 150 आ गया, तो 150 आ गया दोनों का इंटरसेक्शन। अब वो बोल रहा है हाउ मेनी कैन स्पीक हिंदी ओनली, तो ये हिस्सा कहलाता है ओनली हिंदी का। तो बताओ ओनली हिंदी कितना आया, 750 में से 150 माइनस कर दें तो कितना मिला, दैट विल बी 600। अब बोला जाए ओनली बंगाली बताओ, तो ओनली बंगाली मतलब ये वाला हिस्सा, तो मैं बोल सकता हूं डायरेक्टली ओनली बंगाली कितना हो जाएगा, बंगाली बोलो बंगाली बोलो, कितना आ गया 400 माइनस 150, सो दैट विल बी 250। तो विदाउट फॉर्मूला भी डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा बेटा क्वेश्चन, क्योंकि देखो उसने बोला है कि भाई ग्रुप में टोटल 1000 लोग हैं जो या तो हिंदी बोल सकते हैं या फिर बंगाली बोल सकते हैं, इसका मतलब वो जो 1000 है वही क्या है, दोनों का यूनियन है। आगे बात समझ में, तो दैट इज द एच यूनियन बी। तो यहां से इंटरसेक्शन निकल जाएगा, इंटरसेक्शन मतलब वो पूछा गया है कि हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड बंगाली, तो यही अपना आंसर हो गया। अब वो बोल रहा है हिंदी ओनली, तो हिंदी में से दोनों का इंटरसेक्शन घटा दो। फॉर्मूले से करते तो कैसे करते, एन ऑफ हिंदी ओनली, तो क्या लिखते, एन ऑफ एच माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन बी। देखो फॉर्मूले से भी देख सकते हो, भाई उसने बोला हिंदी ओनली तो क्या लिखते, एन ऑफ एच माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन बी, तो क्या आता 600। वो बोलता बंगाली ओनली, तो क्या लिखते, बंगाली माइनस दोनों का इंटरसेक्शन, तो क्या आता 250। तो जरूरी नहीं आप फॉर्मूले से करो, आप डायरेक्टली भी सोल्व कर सकते हो। आगे बेटा बात समझ में, तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चंस आए तो हम सोल्व कर सकते हैं। तो बच्चों ये था आपका सेट्स। तो अब इस तरह से कोई भी क्वेश्चंस आए तो हम सोल्व कर सकते हैं सेट्स में, कोई भी शीट हो, किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो आप कंप्लीट कर सकते हो। क्लियर है बात। अब बात करते हैं रिजल्ट्स की। देखो ये जेई मेन का अपना, देखो जेई मेन का रिजल्ट आ चुका है अपना, और जेई एडवांस का भी रिजल्ट आ चुका है। तो जेई मेन का अपना जो रिजल्ट है टॉप मोस्ट रिजल्ट रहा है इंडिया में, हाईएस्ट रैंक थी 113। 150 से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनके की 99 परसेंटाइल से ज्यादा मार्क्स आए, और 450 से ज्यादा बच्चे ऐसे थे जिनके की 95 परसेंटाइल से मार्क्स आए। मतलब अपने जो क्लासरूम स्टूडेंट्स है उसमें से 70% स्टूडेंट्स जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई किए हैं। और अगर अपन एडवांस की रिजल्ट्स की बात करें तो एडवांस में हाईएस्ट रैंक आई अपनी 240 और ओबीसी में 24। मतलब इस बच्चे को कंप्यूटर साइंस मिल गया है आईआईटी बॉम्बे में, और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, मतलब ये सब बच्चे वो है जिनकी की टॉप 1000 के अंदर रैंक आई है, 815, 930, 980 रैंक। और कैटेगरी वाइज भी ये टॉप 1000 में आए हैं। तो इन सबको अच्छा आईआईटी मिल गया है। और बाकी जो बच्चे हैं आप देख सकते हो ये भी टॉप 5000 वाले हैं, तो इनको भी एक अच्छा आईआईटी मिल गया है। और ये बच्चे हैं टॉप 10000 वाले। तो बच्चों आप लोगों का भी अच्छा हो सकता है, बस अच्छे से पढ़ते रहिए और रिवाइज करते रहिए। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रिवीजन को अच्छे से करते रहिए। मतलब कोई भी चीज़ अपनी बैकलॉग में नहीं रहनी चाहिए। अगर किसी का है तो प्लीज़ उसको टाइम निकाल के कवर कीजिए।